अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप। यकीनन जहाँ जहाँ हैं आप इस वक्त पाकिस्तान की फ़तह का जश्न मना रहे होंगे अपने अपने अंदाज में, क्योंकि जियो पॉडकास्ट का ये भी सिलसिला ऑपरेशन बुनियान मरसूस स्पेशल इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जिसमें पाकिस्तान का हर शहरी जहाँ जहाँ है, चाहे वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, वो इस फ़तह को सेलिब्रेट कर रहा है कि किस तरह भारत के शर्मनाक हमले के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। और फिर भारत ने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह डोमिनेंट होकर भारत को हर महाज पर, चाहे वो सरहदी महाज हो, सिफारती महाज हो, सहाफ़ती महाज हो, हर जगह पर चारों शान निश्चित किया। इसी सिलसिले में क्योंकि हमने अपने ऑडियंस के लिए ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि हमने हराया है, बड़ी डोमिनेंस से हराया है, लेकिन ये समझाना इस जनरेशन को, हम जैसे लोगों को या आने वाली जनरेशन को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से, किस डोमिनेंसी से पाकिस्तान ने भारत को इस मैदान में शिकस्त दी। तो उस सिलसिले में एक ऐसे गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, जिन्होंने 22 को पहलगाम में हमला होता है और 27 अप्रैल को उन्होंने कह दिया था कि भारत हमला कर सकता है। 27 अप्रैल को, और 6 मई को, यानी उसके 6-7 दिन बाद भारत ने हमला किया। सब ये हैरान हुए। फिर 3 मई को इन्होंने ख़बर दी कि तमाम जो सिस्टम है भारत का वो जाम कर दिया गया है, जो भी उस सिलसिले में भी बड़ा हैरान किया इन्होंने। और फिर 6 मई को सबसे हैरानकुन बात ये हुई कि जब शाहज़ेब खानज़ादा के शो में ये आए और उन्होंने 6 मई को कहा कि यकीनन भारत कोई ऐसी गलती दोबारा करने वाला है कि फिर कोई अभिनंदन आएगा और तैयारा आएगा और फिर पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, तैयारे गिराएगा। और ऐसा हुआ, राफेल तैयारे गिरे और इनकी बात सच साबित हुई। हर मैदान में इन्होंने सारी स्टोरीज़ पहले दी और वो एक्सक्लूसिव स्टोरीज सच साबित हुई। अस्करी ज़राए हों, दीगर ज़राए से ये खबर देते रहे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार, एंकर पर्सन शहजाद इकबाल। थैंक यू मुबशर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम टू इस्लामाबाद भाई। थैंक यू सो मच। बहुत कुछ गेस्ट होते हैं जिनको हम कराची में दावत देते हैं जी, और उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं और मौका ऐसा बन जाता है कि हमें उनके पास आना पड़ता है। क्या बात है। तो इस्लामाबाद में आपके होते हुए हम आपको होस्ट नहीं, आई एम ऑनर्ड एंड यू आर वेलकम टू इस्लामाबाद। मुझे कराची, आपको पता है मैं कराची का हूँ, वहाँ बुला लेते हैं, वहाँ भी शौक से आ जाता मैं। बिल्कुल। लेकिन आप शहजाद भाई, जिस तरह हमने बात की, हर महाज पर पाकिस्तान ने शिकस्त दी और आप उन चंद एंकर्स और सहाफ़ियों में से एक हैं जो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जो आपने कमाल काम किया। और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे एक हफ़्ते को, 6 मई से लेके एक सवा एक हफ़्ता कैसे रिकॉल करते हैं? स्टोरीज़ आपके पास आती रही। आपने 27 अप्रैल को कहा भारत हमला कर सकता है, फिर 3 मई को जो आपने स्टोरी दी, 6 मई को आपने शाहज़ेब भाई के शो में कहा, और वो सब होता रहा। कि आपको सब कुछ पहले से पता था कि भारत ये करने वाला? नहीं, देखिए, शाहज़ेब के शो का सबसे इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि मैंने उसमें कहा था कोई बुद्धू अभिनंदन आएगा, और जिस तरीके से हमने देखा पहले मिग गिरा और रशियन जो कंपनी थी उसकी जो मार्केट वैल्यू थी नीचे चली गई। अब ये रफ़ेल लेकर आएंगे और रफ़ेल गिरा तो फिर जो फ्रेंच कंपनी उसकी वैल्यू भी नीचे चली जाएगी, और ऐसा ही हुआ। आप देख रहे हैं ना, जो जिसने J-10C बनाया उस कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है और जिसने रफ़ेल बनाया उसकी वैल्यू नीचे जा रही है। बड़े देखें, बहुत ही सेंसिटिव टाइम था, और एक सहाफ़ी के लिए ये एक्साइटिंग टाइम भी होता है क्योंकि इस तरह के वाक़यात शायद आपकी लाइफ में एक या दो मरतबा होता है। मतलब मेरे करियर में तो मैंने नहीं देखा। 19 में वी वर वेरी क्लोज टू इट, बट इतनी ज़्यादा दिन तक वो ऐसा नहीं था कि बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो एक दूसरे की सरहद पार करके उनके ग्राउंड पे जा रहे हैं। तो उस लिहाज से ज़िम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है, चैलेंजेस होते हैं कि आपने ख़बर उस वक्त अगर दी है तो वो सही है या नहीं है। क्योंकि यार देखो, ये बात तो एक फ़ैक्ट है ना मुबशर, कि अब जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी जो है वो जंग का हिस्सा है ऐसे। और इस जंग ने तो प्रूव किया, इसने प्रूव किया। तो उसमें अक्सर आपको ये लगता है कि शायद कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके ज़रिए लोगों तक ना पहुंचे जो बाद में दुरुस्त ना हो। इंडिया ने तो खैर हद ही कर दी ना, वो तो आपने देखा है ना, उन्होंने तो सी पोर्ट भी हमारा कैप्चर कर लिया, उन्होंने लाहौर में सी पोर्ट बना के उस पर भी कब्जा कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी खबर नहीं गई जो कि बाद में जिस पे हमें शर्मिंदगी हो या हमें पछताना पड़े कि गलत खबर हो गई। हो सकता है कि एग्जैजरेशन वगैरह कहीं ना कहीं होती है, जैसे मैंने कहा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, बट आपको अपने सोर्सेज पर रिलाई करना पड़ता है, उनको ट्रस्ट करना पड़ता है कि वो आपको बर्न ना कर दें, क्योंकि इतनी उस वक्त ऑडियंस होती है कि शायद गलती की गुंजाइश नहीं होती। वही तमस्कर या मजाक जो आज इंडिया को उड़ रहा है, खुदा ना खास्ता हमारी खबरें गलत होती तो वो मजाक हमारा उड़ता। अच्छा, इस दौरान आपकी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ पे तो आएंगी,
भारतीय मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल अपनी शिकस्त में हुआ, क्योंकि जिस तरह उन्होंने एग्जैजरेट कर दिया, भारत घुस गया है, कराची पे हमला हो गया है, हमारी फौज दाखिल हो गई, उसने भी बड़ा एक डिमोटिवेट किया उनको और उनकी फौज को। नहीं देखे ना, क्योंकि उन्होंने तो आई रिमेंबर ये तो 9 और 10 का हुआ किया हुआ ना, 8 तारीख को उन्होंने ये सारे हमारे पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया था कि आप सुबह उठेंगे पाकिस्तान का नक्शा ही बदल चुका होगा, फोर्सेस घुस गई हैं अंदर। वो एक जो गौरव साहब हैं वहाँ पे वो कहते हैं, ओ नेवी तुम भी अब जाओ, तुम भी जो है इसमें अपनी जंग में हिस्सा डालो। तो वो माहौल जब पैदा किया और फिर 9 तारीख को जब उन्होंने नूर खान एयरबेस पर अटैक किया और हमने जवाब दिया, तो उस दिन उनको सही पता चला था, क्योंकि उनकी मीडिया की क्रेडिबिलिटी ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि दुनिया भर में, वो कहते हैं ना, पाश पाश हो गई थी। तो उसके बाद उनको कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। तो वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ब्लंडर ना सिर्फ मीडिया का है बल्कि उनके सरकारी इदारों का, जो उनको इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड कर रहे थे। ये कोई ना कोई, देखिए ना, आप भी एक एंकर है और आपको जब प्रोड्यूसर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ बताता होगा, कोई ना कोई सोर्सेस से आती होगी, रिपोर्टर देता होगा, फिर एडिटर चेक करता होगा, फिर प्रोड्यूसर के थ्रू आपको आती है। तो आप ये सोचें जिस हद तक गलत खबरें दी वो मीडिया अपने तौर पर नहीं कर सकता, उनको तो कहा जा रहा था। और वैसे ही गोदी मीडिया इसीलिए नाम है ना, कि डिक्टेशन वहाँ से लेनी है और रिले कर देनी है न्यूज़। लेकिन शहजाद भाई, इस दौरान एक वो जो कहते हैं ना कि पॉजिटिव्स इस जंग से हमें ये मिले कि जिस तरह एक तो DGISPR ने जिस तरह खुले अल्फाज में कह दिया था कि हम वक्त मकाम का इंतखाब करेंगे, तो इससे हमारी अपनी लर्निंग भी ये है कि अगर दुश्मन ने आप पे हमला भी कर रहा है या जो भी कर रहा है, आपने सब्र के साथ वेट एंड सी और फिर प्रोवोक नहीं होना और आपने प्रूव करके दिखाना। एक ये, और दूसरा हमने प्रूव किया कि जो जो इस दौरान होता रहा, भारत की जानिब से जो जो हमला होता रहा, हमने रद्द अमल सोच समझ के दिया और ये प्रूव किया कि दुश्मन को जब आप बहादुर बन के दिखाते हैं तो दुश्मन बैकफुट पे जाने में देर नहीं करता। तो ये बड़े लेसन्स मिले हमें। ये बिल्कुल है। और देखें हमारा जो रिस्पॉन्स था ना, और वो ये दुनिया भर के अखबारात कह रहे हैं, वो रोबस्ट था येट कैलकुलेटेड। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से एक छोटा मुल्क है, पाकिस्तान का दुनिया में क्लाउड इंडिया जितना नहीं है। तो अगर हमारा रिस्पांस उनके रिस्पांस से ज़्यादा लीथल होता, यानी कि हम ज़्यादा नुकसान पहुंचा जाते हैं, क्योंकि जंग में तो आपको पता है जब नूर खान एयरबेस आपका अटैक हो रहा हो, दीगर बेसिस पर अटैक हो रहे हो, तो एक गुस्सा, एक रद्दमल होता है। अगर आप उस मिस कैलकुलेशन में ओवर रिस्पॉन्ड कर दें, अनप्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स आपका हो, तो फिर दुनिया आपके पीछे पड़ जाती है कि यार आपने तो इतनी तबाही मचा दी, सिविलियंस को मार दिया, फलां हो गया, ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं। तो हमारा रिस्पॉन्स रोबस्ट था येट कैलकुलेटेड, विच फोर्स्ड इंडिया कि आप ट्रम्प साहब के पैर पकड़ें और उनसे कहें कि सीज फायर कराएं। विद इन 12 आवर्स ये देखें, जब हमने रिप्लाई करना शुरू किया, जब हमने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स उनकी ज़मीन पे मारे, तो 12 घंटे में सीज फायर हो गया। अब वो बहस करते रहे कि नहीं मोदी साहब ने नहीं कहा था ट्रम्प को, या ट्रम्प का प्रेशर आया था। इन बोथ केसेस मोदी साहब के लिए बड़ी शर्मिंदगी है, क्योंकि वो शो करते हैं कि मैं एक पावरफुल इंसान हूँ, ठीक है, और मेरे कहने पे मेरा मुल्क चलता है, दुनिया मुझे फॉलो करती है। तो वो जो एक उनका भरम था ना स्ट्रॉन्ग मैन वाला, वो टूट गया, वो उसी रात टूट गया। टूट गया। और हमें याद है जब ट्रांसमिशन चली थी, आप भी ऑन एयर थे, मैं भी, इसहाक डार साहब से भी बात की, तो वो 4 साढ़े 4 तक उन्होंने अप्रोच किया और सीज फायर तक ये मामला पहुंचा है। इस पूरे प्रोसेस में आप सारी रात बीपर्स देते रहे, सुबह शाम बीपर देते रहे। कौन सो सकता है मेरे भाई, बताओ ना। खुदा ना खास इस तरह का माहौल है, हु कैन स्लीप। यस, शाहजेब भाई और आप तो हर वक्त जियो की स्क्रीन पर नजर आए थे। आपके लिए भी ये अनएक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान का इतना भरपूर जवाब के 6-0, और यानी एक होता है ना, एक तो जज्बा हुब्बुल वतनी है कि नहीं हम जीत जाएंगे, लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेड था जो हमने किया और भारत का ऐसे बैकफुट पे जाना? अच्छा, ये थोड़ा सा एक डिटेल्ड आंसर है इसका, क्योंकि मेरा भी इत्तेफाक हुआ जो पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ हैं वो देखने का। और हमें पता था कि हमारे पास F-16 है, हमें ये ख़बरों में पता चलता रहा था कि JF-17 हमने खुद प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट कर दी है चाइना के साथ, J-10C हमें मिल गए क्योंकि इंडिया को राफेल मिले हैं। तो मुझे अंदाज़ा था कि ये हमारे पास अच्छे पायलट्स हैं और अच्छे जेट्स हैं हमारे पास। बट फिर जब मुझे इनकी फैसिलिटीज़ और इनके जो कैपेबिलिटीज़ है देखने का अंदाज़ा हुआ, तो वो पता चला कि एक कहते हैं ना मल्टी डोमेन, एक फुल स्पेक्ट्रम है इनके पास, जिसमें वो अपने जेट्स के ज़रिए साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी। और इसीलिए जो मैंने खबर दी थी, ये 28 या 29 तारीख का वाक़या था, और मैंने शायद 2 या 3 तारीख को ये खबर दी थी कि उनके राफेल पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, अप्रोच कर रहे थे, और वो एक अप्रोच जो थी वो एग्रेशन की थी, क्योंकि वो हमारे एयर स्पेस तो नहीं क्रॉस कर रहे थे, लेकिन उनके जो मिसाइल्स होते हैं उनकी रेंज 200 किलोमीटर की होती है। तो इसका मतलब वो हमें अटैक कर सकते थे, और उस वक्त हमने उनके रेडार्स के ज़रिए उनको जैम किया। उन राफेल की जो कम्युनिकेशन है आपस में जो हो रही थी चारों जहाज़ों की, और जो ग्राउंड के साथ हो रही थी, उसको हमने जैम करके
उनको वापस भेजने पे मजबूर किया। तो ये हमारी बड़ी जीत थी, बड़ी फतह थी उस दिन। तो मैंने जब ये सारी फैसिलिटीज़ देखी तो मेरे जहन में पहले जो एयरफोर्स के लोग थे उनसे एक सवाल था कि यार पाकिस्तान का जो बजट है ना, दिफाई बजट, वो $9 बिलियन का है। सही है, अभी भी जो नया बजट आएगा उसमें भी ये $10 बिलियन नहीं क्रॉस करेगा। इंडिया का $86 बिलियन का बजट है, मतलब 10 to 11 टाइम्स। तो मैंने कहा जब आपके पास ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी है, तो उनके पास भी होंगी। उन्होंने कहा नहीं, हमारा जो एयरफोर्स का जो पूरा सिस्टम है वो उनसे ज़्यादा एडवांस है। मैंने कहा हाउ कैन यू बी सो श्योर? हमारा काम है सवाल करना ना, वो मैंने कहा जब आपके पास इस बजट में इतना कुछ है, उनके पास शायद इससे ज़्यादा हो, तो आप क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता जंग छिड़ी तो दे विल बी सरप्राइज? बट दे वर सुपर कॉन्फिडेंट। दे सेड हमने जितनी तरक्की कर ली है ना इसमें, वो हमसे पीछे हैं। मैंने सुन लिया, लेकिन आप यकीन तो उसी वक्त करेंगे ना जब ये एग्जीक्यूट होगा, और ये हुआ उस दिन। 6 तैयारे उनके गिरे, और मैं उसका वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या, जब इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही थी और मैंने वो जियो तक पहुंचानी थी, वो क्या था, लेकिन ये एक मिरेकल था। और ये खुद एयरफोर्स के कई लोगों ने मुझे बताया कि यार देखें, हमारे एयर बेसिस पे डैमेजेस हुए हैं, उनके मिसाइल्स आके गिरे हैं। जब एयर बैटल हो रही थी, सीरन ने कहा कि वो रीसेंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी एयर बैटल थी। हमारे 40 जहाज़, उनके 80 जहाज़, दोनों क्रॉस नहीं कर रहे एयर स्पेस, लेकिन दोनों के पास कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो 200-250 किलोमीटर दूर मिसाइल मार सकते हैं लॉक करके। और वहाँ पे भी एक जहाज़ नहीं गिरा। हमारे जो एयर बेसिस पे डैमेजेस हुए, वहाँ पे भी कोई हमारा फाइटर जेट तबाह नहीं हुआ। उनका कोई भी जहाज़ हमारे जहाज़ को लॉक करके एक मिसाइल तक फायर नहीं कर सका। तो एयरफोर्स वाले खुद कह रहे हैं कि हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारे जहाज़, हमारे पायलट्स की तरबियत, ये सब अपनी जगह, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, बिकॉज इट्स अ मिरेकल कि कोई जहाज़ हमारा लॉक नहीं हुआ। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उस रात, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने पहले खबर दी जियो पे कि 2 जहाज़ जो है वो हमें पता चला है ज़राए से गिर चुके हैं, रेलिवेंट सोर्सेज जो भी हमारे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे कहा कि शहजाद साहब, क्योंकि मैं इन टच था ना, बीपर भी चल रहा था और साथ साथ कोशिश कर रहे थे इन्फॉर्मेशन भी ले। अच्छा, ये उस दिन की बात है जब उन्होंने भावलपुर और मुरीद के वगैरह पर हमला किया। फिर उन्होंने कहा 3 जहाज़ गिर चुके हैं। मैंने कहा यू श्योर? उन्होंने मुझे बताया इस जगह गिरा है, ये जहाज़ है, क्योंकि उस वक्त कंफर्म हो गया था कि एक राफेल है, एक उस वक्त Su-30 था उनका जो रशियन एयरक्राफ्ट है, और एक दूसरा उन्होंने कहा भी हम डिटरमिन कर रहे हैं कि कौन सा है। तो मैंने खबर दे दी जियो पे। ऑब्वियसली एडिटर से हम चेक करते हैं, वो कहते हैं कि आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट योर सोर्स? मैं कहा बिल्कुल हूँ, और मैं भी डर रहा था कि गलत ना हो जाए। दे दी मैंने खबर। थोड़ी देर बाद मैंने फिर रब्ता किया, मैंने कहा क्या अपडेट है? कह शहजाद साहब 5 जहाज़ हमने गिरा दिए हैं। अब मेरी थोड़ी हंसी भी छूटी। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता? मैंने कहा कोई कागज़ के जहाज़ है, मतलब क्या कर रहे हो यार? मेरी खामोखा ऐसा ना हो कि ये खबरें गलत हो जाए और मैं बाद में पता चला क्रेडिबिलिटी आपकी साख पे असर पड़ता है। मैंने कहा डोंट बर्न मी विद दीज न्यूज़, कि अगर ये सही नहीं, अगर थोड़ा सा भी शुबा है ना आपको कि यार अंदाज़ा है या फला है, कह रहे वी हैव चेक्ड इट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अच्छा, क्योंकि अच्छा इस मुझे आपको पता है कि अगर कोई चीज़ ग्राउंड पे हो ना, आप जाके चेक करते हैं, आप मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई करते हैं। अब ये 2 मुल्कों के दरमियान एक एयर बैटल हो रही है। अगर हमारी तरफ से कहा जाता है कि हमने उनका जहाज़ गिराया, मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? मैं इंडिया से जाके तो पूछूंगा नहीं, और अगर पूछूंगा भी वहाँ अगर मेरी कोई सोर्स हो तो वो कह देंगे नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो आज तक जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया, तो इंटरनेशनल मीडिया तो बहुत बाद में आता है ना, वो तो बाद में रिपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपने खबर देनी है, हाउ डू यू क्रॉस चेक, डबल चेक? तो यही होता है कि जो रेलेवेंट सोर्सेज है उसी में आप 2-3 लोगों से चेक कर लेते हैं। एक ने कहा आप कंफर्म किया, दूसरे ने कहा कंफर्म किया, फिर आप खबर दे देते हैं। लेकिन आपको पता है कि वो इदारे ऑलमोस्ट एक ही इदारा होगा ना, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वो अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। या आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप सिविलियन साइड से चेक कर लें और फिर आप मल्टीपल सोर्सेज चेक कर लें। तो मैंने कहा यू श्योर? उन्होंने कहा यहाँ गिरा है, यहाँ गिरा है, ये नाम है। मैंने वो खबर दी। अच्छा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इंडिया का एक भी नहीं गिरा, ये कैसे हो सकता है? ये आप बताना नहीं चाह रहे, शायद इंडिया ने पाकिस्तान का गिराया और आप बताना नहीं चाह रहे। तो वो कह रहे कि नहीं, हमारा सारे जहाज़ महफूज है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा 6ठा जहाज़ हो गया। मैंने कहा यार आप बस करें यार, लिटरली मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये खबर दूं कि 6ठा जहाज गिरा है, क्योंकि खुदा ने खास्ता ये खबर गलत हो तो क्या होगा। बट इट केम आउट ट्रू। वो 5 उनके फाइटर जेट्स थे। इमोशंस जब वो कह रहे हैं कि मल्टीपल रीजन, बड़ी खुशी इस बात की हो रही थी कि यार एक तो आप जब किसी पर ट्रस्ट करते हैं वो बात दुरुस्त साबित होती है, तो आपको एक फख्र होता है कि आपकी स्टोरी सही साबित हुई। लेकिन जो ये तो एक छोटी चीज़ थी, खुशी हो रही थी कि आपकी पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ देखें यार आप, कि एक मुल्क जिसने अभी रफ़ेल खरीदे हैं उसका सियासी नारा था रफ़ेल आ जाएंगे तो फिर हम 4-5 जहाज़ गिरा देंगे। मतलब वो एक्साइटमेंट, वो तो इंडियंस को तो नसीब नहीं हुई अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, बट वो ऑब्वियसली इट वाज अ प्राउड मोमेंट, इट वाज अ प्राउड मोमेंट। और 5 उनके जेट थे उस वक्त, एक UAV था, और 6ठा जहाज़ अभी उन्होंने कंफर्म किया था पिछले हफ्ते, ये भी मैंने बताया था, मिराज 2000, वो ईस्ट ऑफ श्रीनगर जो है वहाँ पे गिरा था।
तो 6 जंगी जहाज़ गिरना उनके, एक उनका UAV ड्रोन गिरना, फिनोमिनल। मतलब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? 6-0 मतलब कांट बी बेटर देन दिस। वो कह रहे टेनिस स्कोर लाइन है ना, बिल्कुल 6-0 नोटा मार दिया। ऐसे ही है, ऐसे ही, बिल्कुल। लेकिन आपकी इस दौरान अस्करी ज़राए से बात हुई, तो उन 6 जेट्स के पायलट्स का क्या बना? वो कहाँ गए? उस बारे में कुछ पता ये चला? मैंने फिर ये शाहजेब साहब को उनके प्रोग्राम में डिटेल्स बताई थी। दो की डेथ हो गई थी, 3 जख्मी थे जो ज़ेर इलाज थे। और हमने ये भी पूछा मैंने कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे आती है आपके पास? तो उन्होंने कहा हमारे ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस है, हम मल्टीपल अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे चेक करके फिर ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हुआ। तो उन्होंने 3 ने इजेक्ट कर लिया था। इजेक्ट करके उनको ऑब्वियसली कुछ ज़ख्मी हुए होंगे तो उनको अस्पताल भिजवा दिया। 2 जो है उनकी पायलट्स की जो है उनके डेथ हो गई थी। और अब तो देखिए इंटरनेशनल मीडिया बता चुका है, पहले फ्रेंच एजेंसीज ने कहा कि एक रफ़ाल हम कंफर्म कर सकते हैं और बाकी हम ऑन गोइंग हमारी इन्वेस्टिगेशन है। आपको पता है वो खुलकर कभी नहीं बताएंगे ऑब्वियसली फ्रेंच एजेंसीज, क्योंकि उनके ही बनाए हुए एयरक्राफ्ट हैं। आई थिंक फिर किसी अमेरिकन न्यूज़पेपर ने, शायद न्यूयॉर्क टाइम्स था, जिसने कंफर्म कर दिया था कि 2 रफ़ाल एटलीस्ट जो है वो गिरे। इंडिया ने भी मान ही लिया ना। अगर देखें ना उनका जो भी तर्जुमान थे उनके एयरफोर्स के, तो उन्होंने तो ये कह दिया था कि यार डैमेजेस होते हैं, दोनों तरफ नुकसान होता है। तो इसका मतलब उन्होंने एक सही तरीके से एडमिशन कर लिया था कि नुकसान उनका हुआ है। अच्छा शहजाद, अगर तकाबली जायज़ा लें, राफेल का बड़ा नाम है, बड़ा ज़बरदस्त वो है, लेकिन क्या राफेल का गिरना भारतीय पायलट्स की तरबियत का फुकदान था, पाकिस्तान एयरफोर्स की कमाल महारत थी, या आपको क्या लगता है? अच्छा, अब लोग कहेंगे कोई एयरफोर्स एक्सपर्ट बैठा हुआ है। मैं पहले बता दूं, मुझे बहुत सारे लोग ये मीम्स बना रहे थे कि यार इस जंग में ना सब एयरफोर्स एक्सपर्ट बन गए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। आप पे अब ट्रस्ट डेवलप हो गया, अवाम का भी हमारा भी, इसलिए हम लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, जो मेरे रिलायबल सोर्सेज हैं वो जब मुझे बताते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उसको बेस्ट ऑफ नॉलेज एग्जीक्यूट करूँ और जितनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता हूँ वो करूँ। तो उसके बेस पे मैं बता सकता हूँ। हमारे जो औरंगजेब साहब थे, जो आजकल बड़े हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन बने हुए, और जेनजी उनको कहती है पूकी और स्लेव, ही डिजर्व्स ऑल। और वो और जो जिस कॉन्फिडेंस से वो आए, जिस टाइम पे आए, ये भी इस पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो वो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा देखें दोनों तरफ प्रोफेशनल आर्मीज है, उनके पास भी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है। आई थिंक ऑन दैट गिवन डे हूएवर एग्जीक्यूट्स इज बेटर। बट एक चीज़ तो है ना, देखिए पाकिस्तान की जो फौज है ना, और मैंने ये कहीं और भी कहा था, वी आर बैटल हार्डन्ड, और दुनिया के कुछ अखबारात ने भी ये लिखा है, पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डन्ड है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पायलट्स रोज़ J-10C उड़ाकर कहीं बमबारी कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते। आपका फतेह 1 फतेह 2 का जब आपने उनको टेस्ट किया, आप एक मिसाइल फायर करते हैं, पीछे अगर आपके पास 100 मिसाइल पड़े हुए हैं, वो टेस्टेड नहीं होते। यू हैव टू ट्रस्ट देम कि एक चल रहा है तो बाकी 99 भी चलेंगे, जो कि चले। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, बैटल हार्डन में ये कहता हूँ कि यार देखें, जो हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं ना मुबशर, चाहे वो BLA के ख़िलाफ़ हो बलूचिस्तान में, या TTP के ख़िलाफ़ हो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, हर फौजी जब घर से निकलता होगा, क्या वो ये सोच के नहीं निकलता होगा कि शायद आज कोई हमला मेरी कॉन्वॉय के ऊपर हो, कोई दहशतगर्द हमला और मैं शहीद हो जाऊँ? ये सोच होती होगी। व्हेन यू गो विद दैट माइंडसेट एवरी डे आउट ऑफ योर हाउस, ये आपकी एक प्रैक्टिस हो रही होती है, आपकी फैमिली प्रिपेयर हो रही होती है, आप दिलेर हो रहे होते हैं कि यार रोज़ मैं एक थ्रेट फेस कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से भारतीय फौज ने वो नहीं फेस किया है। हाँ, LOC के करीब किया होगा उन्होंने, LOC के करीब हमारे फौजियों ने भी किया है। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करती है फॉर बैटल्स, क्योंकि आप हालत जंग में ही है। आप बताते जब से आप खबरें पढ़ रहे हैं, क्या हम हालत जंग में नहीं है? ऐसे ही है ना। फौजी है हमारे, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो दूसरी है, पुलिस है, कुछ ममालिक में से एक है जिसने सबसे ज्यादा दहशतगर्दी देखी। मुझे मैं बताऊं, बाहर जब हम जाते हैं कभी, अभी जैसे पिछले साल मैं IMF में गया हुआ था, वहाँ पे बात होती है सहाफ़ियों से, जो एक्सपीरियंस वो ओवर द डेकेड्स गेन करते हैं ना, वो शायद हमारे 2 साल में हो जाता है। ऐसे ही उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कभी नहीं देखा। कितने सहाफ़ी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं देखा? हमने बॉम्ब ब्लास्ट भी देखे हैं, शहादतें भी देखी हमने, हम मोबाइल छीनते हुए देखते हैं, हम इकोनॉमिक डिफॉल्ट के करीब चले जाते हैं, फिर वहाँ से वी राइज। तो जितना न्यूज़ फ्लो पाकिस्तान में होता है, बहुत सारे जो एस्टैब्लिश्ड कंट्रीज हैं उनको ये एक्सपीरियंस करने के लिए शायद बाहर जाना पड़ता है। हमें अगर जंग देखनी थी, हम वजीस्तान में गए, वहाँ पे हमने देखा, वहाँ इनखला हो रहा था, लोगों को स्वात से निकाला जा रहा था, एक जंगी माहौल टाइप का ही था। वहाँ हमने देखा क्या हुआ। उन लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, फिर इराक में जंग हो रही है वहाँ चले जाएं, आप अफगानिस्तान में हो रही है वहाँ जंग चले जाएं। तो हमने जंगी हालात तो देखे हैं ना हमने। तो आई थिंक वी गेट, और एक कोई भी सहाफ़ी हो वो एक्सपीरियंसेस से ही बेहतर होता है, वक्त से बेहतर नहीं होता। अगर आप 20 साल भी गुजार दें एक रूम में, लेकिन कोई खबर ही नहीं आ रही, कुछ हो ही नहीं रहा, तो आपका क्या तजुर्बा होगा? हमने सीखा है। पहले आपको याद होगा कि एक वक्त था, यार मैं आपको बताऊं, ऐसा भी टाइम था, ये मैं
2009, 10, 11 जब इतने धमाके हो रहे होते थे कि कुछ चैनल्स मैंने ये सुना है, वो कहते थे कि यार अगर किसी चैनल पे 30 डेथ टोल है तो आप 32 चला दें, क्योंकि आप आगे होंगे, लोग समझेंगे हम अपडेटेड हैं। और उनको अंदाजा होता था कि बॉम्ब ब्लास्ट इतना बड़ा है कि 30 है तो 32 हो ही जाएंगे, क्योंकि 20-25 क्रिटिकल है। लेकिन ये माइंडसेट होता था। फिर ये माइंडसेट था कि यार अनऑफिशियल आपके रिपोर्टर ने कंफर्म कर दिया आप डेथ टोल चला रहे हैं। अब हम सीखें कि जब तक कोई रेस्क्यू सर्विसेज वाले नहीं बताएंगे, कोई पुलिस जराये से नहीं आएगा, तब तक नहीं बताएंगे। सो विद योर एक्सपीरियंसेस हम मैच्योर होते हैं आप। अच्छा शहजाद, इस दौरान इस जंग में हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने वो 2019 अभिनंदन वाले मामले के बाद शायद बहुत अपने आप को मज़ीद अपग्रेड किया कि हम ये दो चीज़ें जो हुई, साइबर अटैक करना, उनको जाम कर देना, जिसकी आपने खबर भी दी थी, और आपने बताया था कि इंडियन जेट्स एक मिसाइल भी ना चला सके, ये अपग्रेडेशन अपार्ट फ्रॉम दीगर साजो सामान, yes, और ये जो ड्रोन्स की एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट कह लें या क्या कह सकते हैं कि भारत ने ड्रोन्स भेजे, हमने वो गिरा दिए, तो ये भी एक नई चीज़ थी दोनों एंड से पाकिस्तान की। हाँ, ये मुझे नहीं पता था कि ये स्पेस वॉरफेयर में और साइबर वॉरफेयर में हम इतने आगे निकल चुके हैं। मतलब आप ये जाने कि जब ये 4 राफेल जो जैम किए और वापस भेजा, वो अम्बाला एयरबेस से उड़े, उनको पता था कि उड़े वहाँ से, उनको पता था कि कब पाकिस्तान के करीब आएंगे, कब हमने टेक ऑफ करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। सो यू आर वेल अहेड ऑफ द एनिमी। और फिर जब उनको रिस्पॉन्ड किया तो वापस श्रीनगर में जाके लैंड हो गए। तो ये सारा आप अपने स्पेस सिस्टम से देख सकते हैं। स्पेस वॉरफेयर यही है कि आपको पता है कि क्या कर रहे हैं, आपने पहले ही उनको मॉनिटर कर लिया है। तो ये टेक्नोलॉजी वाइज उन्होंने बड़ा इंप्रूव किया है। इसमें ऑब्वियसली इनिशियली चाइना ने बड़ी मदद की, ड्रोन्स का आपने जिक्र किया, टर्किश कंपनीज ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की इसमें, और फिर पाकिस्तान ने अब ऑब्वियसली अपनी प्रोडक्शन वगैरह भी इन चीज़ों की शुरू कर दी। तो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है। अपने एयर चीफ को जो है ज़हीर बाबा साहब, उनको जो है बड़ा क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने ये सोच बदली है कि हमें टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाना है। और आप देखें तो हमारा जो फर्स्ट डिफेंस है, डिफरेंस है, वो हमारा एयरफोर्स ही है। 2019 में भी था, अभी भी था। इसके अलावा दूसरे मुल्कों ने बड़ी पाकिस्तान की मदद की इसमें, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने में। मैं अभी एक इनका नेस्टैप इदारा है जो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी पार्क है इनका, वहाँ मैं गया। बड़ी टेक्नोलॉजीज़ है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है, इनोवेशंस हो रही हैं वहाँ पर। यार मैं तो इतने PhD से मिला वहाँ पे, सारे पाकिस्तान एयरफोर्स के थे। PhD इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, PhD इन इंजीनियरिंग, और पता नहीं, मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह। तो आई थिंक वो अपनी स्किल्स को, अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। और ये जो ड्रोन्स आए, ये जो भारत ने किया, ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम या डिफेंस सिस्टम के लिए कुछ नई बात थी, या हम प्रिपेयर्ड थे, या दिस इज द फ्यूचर। ये तो अब देखिए, क्योंकि हमने तो रूस और यूक्रेन का सुना था कि वहाँ ड्रोन्स इस तरह वहाँ पे मुझे मेरी जो फर्स्ट मेमोरी थी, आई थिंक टर्मिनेटर 2 थी वो, जिसमें वो दिखाते हैं कि पहला सीन होता है कि दूसरी दोनों तरफ से जो है ड्रोन्स उड़ रहे हैं, रोबोट्स हैं, वो हमला कर रहे हैं, वो आर्मी थी। तो मुझे तो जब ये इतने सारे ड्रोन्स आए, और हमने भी वहाँ 400-450 भेजे हैं बाय द वे। तो इसका मतलब, और ये ड्रोन्स हमारे पहले से जा रहे थे या नहीं, उनके बाद? उनके बाद। ये तो जो ऑफिशियली हमने बताया वो यही कि नूर खान एयरबेस अटैक के बाद हमारा फर्स्ट लॉन्च था। इंडिया क्लेम करता रहा कि हमने प्रोजेक्टाइल्स उनकी तरफ भेजे, ड्रोन्स भेजे, बट आई थिंक उनकी खबरें तो अब क्या ही माने। तो जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स था वो तो नूर खान एयरबेस जब 9-10 की रात को हुआ, उसके बाद ही हुआ। तो उसी वक्त हमने ये ड्रोन्स भी वहाँ पे भेजे, तो जो दिल्ली तक भी पहुँचे हैं वहाँ पे ड्रोन्स, जो लोगों ने, उनके मीडिया ने भी रिपोर्ट किया इसको। तो आई थिंक ये फ्यूचर जंगे तो शायद ये ड्रोन्स विल बी वेरी की। और ड्रोन्स को अभी भी आइडेंटिफाई करना, मॉनिटर करना इतना आसान नहीं है। और हमारे वालों ने तो ये बताया कि उनको एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए शूट डाउन भी इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनको फिर पता चल जाता है आपकी लोकेशंस का, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पीछे भेज रहे होते हैं। तो इसीलिए हमने छोटे आर्म से उनको जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। दूसरा देखिए, एक चीज़ तो सामने आई है ना कि अनलेस एंड अनटिल, मैं फिर बता दूं, मैं कोई वॉर गेमिंग का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अगर अनलेस एंड अनटिल आपने किसी मुल्क को कॉन्कर करना है, कब्जा करना है, उसके लिए तो आपको बड़ी फौज चाहिए। लेकिन इस तरह की अगर बैटल होनी है तो उसके लिए तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है, कि जो भी सरहद पार आपके यहाँ से वहाँ से मिसाइल आएगा, आप कितना उसको बेहतर तरीके से रोक कर डिफेंड कर सकते हैं, और दूसरा आप कितने अच्छे मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं, चाहे वो हवा से हो या अपनी सरजमीन से। ये मेरे ख्याल से की है। इंडिया ने S-400 का उनका निज़ाम था, कुछ हद तक कामयाब हुआ, नाकाम हुआ कुछ हद तक, क्योंकि हमारे मिसाइल्स वहाँ जाके गिरे। हमारा HQ-9 सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, कुछ हद तक कामयाब हुआ, कुछ मिसाइल्स यहाँ पे भी, इट्स अ फैक्ट, रियलिटी, एयर बेसिस पे आके गिरे। तो ये आई थिंक दोनों मुल्क अब कोशिश करेंगे कि अपने दिफा के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम बेहतर बनाए। लेकिन डेंजरस बात बताऊँ क्या है, क्योंकि आपने जो शुरू में बात की ना,
पाकिस्तान का पहले दिन से मौक़िफ़ ये था, हम लड़ना नहीं चाहते, वी वांट पीस, आप हमें एविडेंस दें, इन्वेस्टिगेशन थर्ड पार्टी कर लें, वी आर रेडी फॉर इट। हम डायलॉग चाहते हैं और एक अरसे से ये पोजीशन है। इंडिया की पोजीशन क्या है कि नहीं, फिल्में भी इसी तरफ बनती है, वो अक्षय कुमार और फलाना आके उसके मारेंगे। हाँ, ये उन्होंने पहलगाम भी बेच दिया होगा, किसी ने स्क्रिप्ट खरीद लिया होगा, एक्टर साइन हो चुके होंगे, कोई अपनी एक ख्वाबों की दुनिया उन्होंने कायम कर ली होगी। बट रियलिटी ये है यार मुबशिर के दो मुल्क, न्यूक्लियर मुल्क, अगर एक दूसरे की ज़मीन पर एक बैलिस्टिक मिसाइल भी गिरा सकते हैं, मतलब पेनिट्रेट कर सकते हैं आप, और आपका डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाता, दैट इज़ अ डेंजरस साइन, क्योंकि वो मिसाइल न्यूक्लियर भी हो सकते हैं ना, और कई साल फिर भुगतेगा पूरा खित्ता। कई साल भुगतेंगे आप। इसीलिए हमारी एक ये, और ये देखें ना, अभी भी जंग बंदी जहाँ पे हुई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आगे बढ़ती नोबडी नोज़ कि वो कहाँ जाके रुकती। पाकिस्तान ने कोई अपना ये ऐलान नहीं किया था कि हम अगर हम न्यूक्लियर फर्स्ट पे साइन नहीं किया हुआ हमने, तो फिर भी हम जो है नहीं चलाएंगे, हमारी कोई पॉलिसी नहीं थी। बट जंगों में कुछ पता तो नहीं चलता ना कि ये कहाँ एंड अप होगी जाके। और मुझे लगता है कि इस पूरी चीज़ में पाकिस्तान की ना बड़ी कामयाबी है। लोग ये गिनते हैं ना मुबशिर के यार उनके तो इंडिया कहेगा कि हमने आपके 9 बेसिस पे अटैक किया, आपने तो 5 पे किया, तो हमने जहाज़ भी गिरा दिए। वो इररेलेवेंट है। बात यह है देखने की कि यार मोदी साहब के क्या अज़ाइम थे और उन्होंने अपनी कौम को क्या प्रिपेयर किया था कि वी आर अ ह्यूज इकोनॉमी, अ ह्यूज आर्मी, अ मॉडर्न आर्मी, और जब हम अटैक करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड। ये उनकी कैलकुलेशन थी। और फिर मोदी का वो जो खिताब जी कि भारत पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया, मार दिया हम पे ही हमला कर दिया। मतलब कितनी सादगी कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स माइंड ही नहीं बना, वायलेशन करें, हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट करें और हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो वो तो एक अजीब सी उनकी, देखें ना, ये उनका माइंडसेट बताता है कि हमने तो आपको बता दिया था ये सेंचुरीज है दहशतगर्दों की, हम इनको अटैक कर रहे हैं, आप हम पे ना कीजिएगा अटैक। तो हमने वी रिस्पॉन्डेड कैलकुलेटेडली और हमने उनको सीज फायर पे मजबूर किया। डिप्लोमेटिकली भी हमारा मौक़िफ़ माना गया। तो मेरे ख्याल से हर सतह पे हमने उनको जो है ना इसमें शिकस्त दी है। और ये हैरान कुन मेरे लिए एक्सपेक्टेशन से देखा जाता है, उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो अटैक करेंगे, पाकिस्तान विल नॉट रिस्पॉन्ड, वी रिस्पॉन्डेड। आपको पता है कुछ हमारे दोस्त ममालिक और बड़े ममालिक ये कह रहे थे कि इंडिया में बड़ा गुस्सा है, उनको पहलगाम वाक़े का गुस्सा निकालने दें और हम बाद में मामला सेटल कर लेंगे। और मैंने जब पूछा कि यह एडवाइस क्यों थी, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि बड़े ममालिक जो है वो समझते हैं कि पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड एंड नॉट कम्पीट, तो हम कोई डेस्परेशन में कुछ गलती ना कर दें। ये उनका फेयर था। गुड फेथ में ही कह रहे होंगे ना कि बड़ा मुल्क है, वो हमला करेगा, आप पी जाएं, क्या हो गया यार। लेकिन पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड, तो ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और मैंने एक खबर में, जब हमारा जो ट्रांसमिशन चल रही थी, मैंने ये कहा था कि इंडिया के अज़ाइम लग रहे हैं कि उसने पहले दिन अटैक किया, फिर ड्रोन्स भेजे, फिर ड्रोन्स भेजे, इसका मतलब दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। तो हमारा बेस्ट डिफेंस यही है कि वी ऑल्सो अटैक, एंड दैट इज अ डिफेंस। ये नहीं है कि हमारी कोई ख्वाहिश है अटैक करने की। भाई अगर वो दूसरी तरफ से वो खामोश नहीं हो रहे हैं तो शायद आप व्हेन यू पेनिट्रेट देयर सॉइल, तो उनको शायद ये पता चलेगा यार ये कैपेबिलिटीज हैं, नाउ वी कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस डेंजरस गेम। आलमी बिरादरी में भी हमारा बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। यानी हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूएसए, लोग वज़राए ख़ारिजा इसहाक डार को कॉल कर रहे हैं, उनसे बात करें। तो ये भी हमारा एक बड़ा पॉजिटिव हुआ कि दुनिया भी हमारे साथ थी। और इंडिया को एक्सपोज जो हम अकेला कहते रहते थे, इस दफ़ा सब ने देखा। हाँ। और एक और बात कि जब जिस तरह कोई भी आजमाइश हो आम जिंदगी में, दोस्त बड़ा रोल आपका प्ले करते हैं पॉजिटिविटी के लिए। चाइना के रोल आप कैसे देखते हैं कि चाइना ने जो सपोर्ट दी, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हम खुल के, ऑब्वियसली हमारा अपना एक पूरा सिस्टम, पूरी तैयारी, लेकिन चाइना की बहुत बड़ी सपोर्ट की वजह से भी। चाइना पे आने से पहले जो आपने बात की, दुनिया ने सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो कहानी थी वो बेहतर थी और ज़्यादा सच्ची लग रही थी। इंडिया ने पूरा ये जो पहलगाम के ऊपर, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है मुबशिर, वी शुड एक्सेप्ट, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें हर चीज़ को तो नहीं डिफेंड करना, जो सही है हमें वो बताना है, जो गलत है बताना है। पाकिस्तान ने माजी में बड़ी गलतियाँ की हैं, ताल्लुकात ख़राब होने में हमारा भी बड़ा रोल रहा है ना। कारगिल कर दिया हमने, इसके बाद आप देखें वाजपेयी कुछ अर्से पहले ही आए थे लाहौर में, पूरा बस उनका एक विज़िट हुआ यहाँ पे, ताल्लुकात ऐसा लग रहा था वाजपेयी वो साहब जो कि मानते नहीं थे, पाकिस्तान के वजूद को नहीं मानने को तैयार थे, तो टू नेशन थ्योरी को नहीं मानने को, मीनारे पाकिस्तान आए यहाँ पर, ठीक है, तो वो करारदाद थे पाकिस्तान को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उस दिन। उसके बाद कारगिल हो जाता है, फिर वो मुशर्रफ साहब का आगरा जाना, हाथ मिलाना, उनसे मामलात को सेटल करना, फिर मुंबई अटैक जैसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें पाकिस्तान का फिर नाम आता है। तो हमने माजी में गलतियाँ की हैं, बट इस मरतबा हमारा जो केस था वो ये था कि यार एविडेंस है तो दो, वरना माजी के बेसिस पर आप हमला नहीं कर सकते पाकिस्तान पे। और यही स्टोरीज न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरी अखबारों में भी छपी
कि जिन डिप्लोमेट्स को ब्रीफ किया भारतीय हुकूमत ने, उन्होंने कहा हमें कोई एविडेंस नहीं दिया गया है, तो इस बेसिस पे तो अटैक नहीं हो सकता। तो उनके जो पूरी उन्होंने एक इमारत खड़ी की हुई थी ना, वो पूरी बुनियाद ही उसकी बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं हिली हुई थी, कोई उसकी बुनियाद नहीं थी, तो इसलिए उनका मौक़िफ़ माना नहीं गया। चाइना, बिल्कुल चाइना ने टेक्नोलॉजी वाइज पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट किया है, ये तो मेरे ख्याल से बता दिया है, वज़ीर आज़म साहब ने बता दिया है कि जिस दिन हमने उनके जहाज़ गिराए, चाइनीज़ एम्बेसडर जो है वो फॉरेन ऑफिस आए थे वहाँ पर, और उनको बताया गया कि J-10C के ज़रिए जो है फ्रेंच तैयारे जो है वो गिरा दिए गए। तो मेरे ख्याल से चाइना ऑब्वियसली हैज़ बीन अ गुड पार्टनर फॉर पाकिस्तान, बट मैं समझता हूँ कि हमें जो है ना, अगर अपने फॉरेन रिलेशंस को देखना है तो देखिए मसला क्या है इस वक्त, US सपोर्ट करता है इंडिया को टू काउंटर चाइना इन दिस रीजन, तो चाइना विल ऑब्वियसली सपोर्ट पाकिस्तान ताकि वो इंडिया ओवर पावर ना कर जाए, तो ये तो दोस्ती रहेगी। बट यार देखिए, दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती रिलेशनशिप में, अपना फ़ायदा होता है। CPEC है, उनको एडवांटेज है, हमें भी एडवांटेज है, और एक दूसरे का फायदा ही करना है। पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड कर सके इंडिया के अगेंस्ट, इसमें हमारा तो है ही ऑब्वियस फायदा, बट चाइना का भी फायदा है, बिकॉज वो नहीं चाहेंगे कि चौधरी बन के बैठ जाए इंडिया यहाँ पे और इतना पावरफुल हो जाए विद द सपोर्ट ऑफ US एंड इजराइल। तो हर मुल्क को अपनी, हम जो ये अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है पॉलिटिकली हम शायद उनको अपीज़ करने के लिए या अच्छा दिखाने के लिए, फ्रेंडली नेशन, ठीक है, ताल्लुकात मुल्कों के जो है ना वो मफादात पर ही होते हैं, ठीक है। आप दोस्त के लिए रात को 4 बजे भी निकल जाएंगे, क्या चलो दोस्त है, वो पर्सनल लाइफ में हो सकता है, बट मुल्की जो ताल्लुकात होते हैं मफादात पे होते हैं। तो जितना हम ताकतवर होंगे, इकोनॉमी वाइज पावरफुल होंगे, उतनी ज़्यादा अफादियत हमारे लिए होगी दुनिया में, और उतने ज़्यादा दोस्त हम बना सकेंगे। इस बात को देखते हुए मफादात, क्या US अभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए था उसको इंडिया को, लेकिन वो तो बिल्कुल ही उलट हो गया। आई थिंक सेंस प्रिवेल्ड, क्योंकि दो न्यूक्लियर नेशंस, डोनाल्ड ट्रंप से आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे। हाँ, बट देखिए ना, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आपको पता है, ये मैंने जब ये मामला चल रहे थे तो मैंने कुछ अपने जो रेलिवेंट सोर्सेज उनसे पूछा कि यार अगर जब उन्होंने भावलपुर और वो किया और हमने जहाज़ गिरा दिया, मैंने कहा इज इट ओवर, तो पब्लिकली इन्फॉर्मेशन तो ये मिल रही थी ना, इट्स नॉट ओवर, वी विल रिस्पॉन्ड, जैसे आपने कहा एट आवर टाइम एंड प्लेस वी विल रिस्पॉन्ड, वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। तो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड मैंने चेक किया, मैंने कहा शायद हमने 5-6 जहाज़ गिरा दिए हैं, तो हमने अच्छा खासा उनका डैमेज किया है, तो क्या अभी भी पाकिस्तान का रिस्पॉन्स बाकी है? दे सेड यस, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स बाकी है। मैंने कहा अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे उसके बाद क्या होगा? अगर ये फुल स्केल वॉर छिड़ गई तो फिर हाउ डज पाकिस्तान बेनिफिट फ्रॉम इट? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है कि फुल स्केल वॉर छिड़ जाए, बट एटलीस्ट 2 बड़े रेलेवेंट लोगों ने मुझे कहा कि जब हमने रिस्पॉन्स किया ना, तो दुनिया जो इस वक्त खामोश है या एक न्यूट्रल प्ले करने की कोशिश कर रही है, दे विल बिकम इंटरमीडियरीज एंड दे विल स्टॉप दिस वॉर, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। वो जो भी कैलकुलेशन थी उनकी दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि जब अमेरिका ने, जैसे मैंने कहा ना, कुछ ताकतवर नेशंस हमें कह रहे थे कि यार इंडिया को गुस्सा निकालने दें, बिकॉज दे थॉट हम केपेबल नहीं रिस्पॉन्ड करने के। व्हेन वी रिस्पॉन्डेड तो दुनिया को पता चला कि नाउ दिस इज सीरियस केस, कि यहाँ से तो एस्केलेशन ही एस्केलेशन है, और उन्होंने फिर बीच में पड़ के इसको सीज फायर करवाया। तो आपको लगता है कि ये जो US का रोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हक में आए, या डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हुए ये सारी इस एपिसोड को देखते हो? और जिस तरह एक शायद हमने सोचा ही हो कि वो भारत और पाकिस्तान को इक्वली वो कह रहे हैं कि हम एक मेज पे ले आएंगे, और दोनों को कह रहे हैं दोनों की लीडरशिप ज़हीन है, दोनों की लीडरशिप ये, दोनों को एक ही ब्रैकेट में लाके खड़ा करते, वरना ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था ना कि ऑब्वियसली, क्योंकि हम तो अफगानिस्तान के साथ नहीं हुए थे ना इतने टाइम से, पाक अफगानिस्तान पॉलिसी, पाक अफगान पॉलिसी, अब हम इंडिया के साथ है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहे, उनको खतरा था, दुनिया को खतरा था कि यार ये कुछ बड़ा होने वाला है, और मेरे ख्याल से इसमें किसी का भी भला नहीं होता, ये खाली इस 2 मुल्कों या रीजन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ा एक खतरनाक जंग हो सकती थी। तो आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल्ड। ट्रंप साहब ने दो तरीके इसको देखने के लिए, हम इसको बिल्कुल अपनी जीत करार देंगे। ट्रंप साहब ने जो है वो बड़ा कह दिया कि कश्मीर के इशू पे भी मैं फैसिलिटेट करूंगा, मैं टैरिफ वगैरह में, उन्होंने इक्वेट करके खड़ा कर दिया। और आज अगर आप देखें, इंडियन मीडिया को ये तकलीफ है कि मोदी ने ट्रंप की बात सुन के जंग क्यों खत्म कर दी, मोदी ने कश्मीर पे बात, हाँ, कि मोदी ने उनके कहने पे जंग खत्म की, और इसके बाद जो है वो ट्रंप टैरिफ पे, कश्मीर पे, हर किसी बात पे जो है वो ट्वीट करके पाकिस्तान और इंडिया को बराबर रख रहे हैं, और इंडिया की इस बात से वो कहते हैं हट रही है। ये तो फैक्ट है। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट अगर आप देखें, वो इस पर ज़्यादा खामोश है। वो आपको पता है ट्रंप साहब बहुत सारी बातें जो है वो इम्पल्सिवली कह देते हैं, पता नहीं ही मीन्स इट और ही डजंट मीन इट, क्या पता कल को इसके उलट बात कर रहे हैं, इसलिए हमें बड़ा कॉशियसली उनके बयान को देखना चाहिए। आपको ये तो नहीं लगता, एक चीज़ और भी है ना, ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, वो कारोबार, वो धंधा करते हैं, वो कहे धंधा कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका धंधा क्या है इस वक्त, क्या इंडिया से टैरिफ कम करवाना है, वो करवा लिया उन्होंने।
तो हो सकता है ये जो ट्वीट कर रहे थे जिसमें पाकिस्तान को वो इक्वेट कर रहे हो, इंडिया पे प्रेशर बिल्ड करके कह रहे हो कि यार अगर कारोबार करना है ना टैरिफ कम करो, वो करवा लिया उन्होंने, और वो अपना मफाद पूरा कर अपना मफाद पूरा कर लिया। तो इसलिए उनके बयान को थोड़ा कॉशियसली देखना चाहिए, बिल्कुल हमारे हक में एज यू सेड, बट हमें सिर्फ बयानात पे रिलाई नहीं करना चाहिए। अब अगर हमारे पास एक विंडो है, हम भी टैरिफ उनके साथ निगोशिएट करें और बेहतर कारोबार करें। और कुछ लोगों की ये भी राय है ना कि डोनाल्ड ट्रंप शायद अब नोबेल अमन इनाम के चक्कर में है और इसलिए वो हर वॉर को खत्म कराने की कोशिश करें, तो शायद वो एक माइंडसेट चेंज हुआ हो सकता है उनका होम माइंड, मुझे नहीं लगता दुनिया देने के लिए तैयार है फिलहाल। हाँ, सही। खरीद सकते हैं वो ऐसा सेट कारोबार, और कुछ पता नहीं एक दिन हम बात करें। अच्छा, राजनाथ सिंह का जो बयान सामने आया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ, आपको लगता है कि भारत दोबारा हमला कर सकता है या करेगा, या क्योंकि भारत का जो एक वो दुश्मन के अज़ाइम है वो तो नजर आते हैं? नहीं, नॉट इमीडिएटली, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कुछ है। इनफैक्ट अभी हमने कुछ अर्से पहले सागडार साहब से शो में बात की थी, तो उन्होंने कहा DGMOs की भी जो गुफ्तगू हो रही है ना, वो अब इस बात पर नहीं हो रही है कि सीज फायर विल कंटिन्यू और नॉट, वो इस बात पर हो रही है कि हाउ डू वी मूव बैक, जो हमने अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है उसको आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से पीछे लेके जाना है। आई थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। बट मोदी दुखी है, दुख है उनको ना, अभी पॉलिटिकली वो बहुत ही इस वक्त जो है एक मुश्किल पोजीशन पे चले गए, क्योंकि इस जंग को शुरू करने का जो एक मकसद था वो पॉलिटिकल अपनी एक माइलेज लेना था। अब ये ऐसा भी नहीं है कि अट पार है, वो नीचे चले गए, वो उल्टा पड़ गया उनको, मल्टीपल रीजंस ना, जो हमने कहा कि जंग भी आप हार गए, सिफारती सतह पे भी नुकसान, ट्रंप ने उनको एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज भी उनका बर्बाद करके रख दिया, डिक्टेशन ले रहे हैं, मतलब इस हद तक कि दुनिया को बता नहीं सक रहे कि यार US जो है वो इंटरमीडिएटरीज था, उन्होंने सालसी करवाई है, वो छुपा रहे हैं इस बात को, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी यार कि हम कोई तीसरे फरीक की सालसी नहीं लेंगे, हम अपने मामला खुद सेटल करेंगे, तो वो इतने शर्मिंदा है। तो ये जो उनका दुख है ना, ये कोई मिस एडवेंचर उनसे दोबारा करवा सकता है, मे बी नॉट नाउ, हो सकता है उनके अगले इलेक्शन से कुछ पहले, क्योंकि अब तो ये बातें शुरू हो गई हैं कि अगर मोदी साहब नहीं होंगे बीजेपी के कैंडिडेट, तो क्या अमित शाह होंगे या योगी साहब होंगे, कौन होंगे, वहाँ पे डिबेट ये छिड़ गई है। और जो अभी इलेक्शन भी हुए पिछले साल, आपने देखा ना वो 400 पार, इस बार 400 पार वो नहीं हुआ। तो कांग्रेस अगर वो अपने कार्ड दुरुस्त खेले, हो सकता है ये हम देख रहे हो कि मोदी साहब का आखिरी टर्म हो। वैसे भी आप देखें ना यार, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क होता है? डेमोक्रेसी आपको एक स्मूथ ट्रांजिशन देती है, डिक्टेटरशिप का यही मसला है ना कि कोई डिक्टेटर आ गया, अच्छा है तो शायद 15 साल भी रहे, आपको बुरा ना लगे, कोई बुरा है तो 15 साल अगर वो रह गया तो आपको बर्बाद कर देगा, जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में हमने देखा है। कोई ना ह्यूमन राइट्स होंगे वहाँ, ना सिविल राइट्स होंगे, सिविल लिबर्टीज कुछ नहीं होंगे आपके पास। लेकिन जब एक डेमोक्रेटिक लीडर भी 10, 15, 20 साल रह जाता है, और ख़ासतौर पे कहने को तो डेमोक्रेटिक है, लेकिन उसके तौर तरीके एक डिक्टेटर वाले हैं, वो आके आपको ना आपके हुकूक दे रहा है, मीडिया कैप्चर कर चुका है, तो फिर उसका टर्म भी तीसरा चौथा आखिरी ही समझा जाता है, इतना लंबा। और जो गलती इस दफ़ा मोदी कर बैठे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल, हम सबका ये ख्याल है, अब तो भारतीय अवाम में भी एक सोच डेवलप हुई है इस दफ़ा, जो हम ट्रांसमिशंस में भी बात कर रहे थे कि सेम वॉइसेस अब उठना शुरू हो गए कि यार ये क्या चल रहा है, और स्पेशली भारतीय मीडिया खास राजदीप सरदेसाई जैसे लोग अभी भी वो है, वो अब चैलेंज कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को। लेकिन आप ये देखें यार, मोदी जाएगा तो अमित शाह आएगा, इसी बेटर शक्लें बदलेंगी, लेकिन शायद पॉलिसी तो और ज़्यादा उनकी एक्सट्रीमिज्म में तो और वो उनसे ज़्यादा आगे हैं। बल्कि वही कहते हैं ना, लाने वाले मोदी साहब को दोवल साहब, अमित शाह जैसे लोग हैं जो इस नहज तक लेकर आ गए, तो वो कोई खैर की खबर नहीं है। खैर ये उनका अपना मसला है, हमें हमारे अपने मसले आए, हमें अपना ऑर्डर करना, वरना जवाब मिलेगा। अच्छा, वापस इस पे आते हैं, JF-17 थंडर का हमारे आपने मुझे फाइटर जेट बना के ही छोड़ना है, मैं फाइटर पायलट बना के इसके एंड पे मैं ये भी कहूँगा हमारे साथ दिफाई तजियाकार मौजूद थे। JF-17 थंडर का एडिशन हमारे दिफाई सिस्टम में ऐड ऑन होना, फिर J-10C, ये कितना इम्पैक्टफुल रहा इस पूरे प्रोसेस? आई थिंक बहुत ज़्यादा। एक तो अब तो हम JF-17 प्रोडक्शन वाइज भी हम उसमें चाइना के साथ इश्तराक से उनके कर रहे हैं, बट J-10C जो मिलने का मकसद वो ये था ताकि हम रफ़ेल को काउंटर कर सकें, और वो बहुत रिसेंटली हमें 2021 में मेरे ख्याल से हमने ये किया था, उसके बाद मिलना शुरू हुए। 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है ये भी, रफ़ेल भी। मैंने कुछ इस पर पढ़ा था, रफ़ेल जो है वो कुड बी फास्टर, बट इसमें जो मिसाइल्स की हमारे पास कैपेसिटी है, PL-15 जो इसमें हम लगाते हैं, आई थिंक उसकी नॉर्मली तो 200 रेंज होती है, 200 किलोमीटर, बट मुझे किसी ने बताया था कि क्योंकि टेक्निकल तो हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने इसमें जो सॉफ्टवेयर वगैरह ऐड करके इसको एडअप किया है, तो शायद हमारी रेंज अब जो है 280-300 किलोमीटर है। टेक्निकली मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, बट क्योंकि हमने इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की है तो हम इस पर तकरीबन 300 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं।
हमने जो सबसे दूर उनका जहाज़ मारा है दैट वाज 98 नॉटिकल माइल्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 190 किलोमीटर्स। तो इसमें हमारे पास एज हासिल है। PL-15 जो हमारे पास है उसमें हमें अब ये एज है कि अगर उनकी रेंज 220-230 किलोमीटर की है तो हमारी 300 किलोमीटर की है। तो क्योंकि मुझे अब वो डॉग फाइट नहीं होती। इवन जो अभिनंदन के जहाज़ के साथ हुआ था दैट वाज अ प्रॉपर डॉग फाइट, क्लोज रेंज। यहाँ तो अब आपको बियॉन्ड विजुअल रेंज आपने रडार से देख के आपको क्यूज़ मिलते हैं, आप लॉक करते हैं और फायर करते हैं। इसका मतलब हमारी एयर स्पेस से जो पायलट्स जो भी उस वक्त होंगे जेट फाइटर उड़ा रहे होंगे उनको प्लेन सामने नज़र नहीं आ रहा होगा। उन्होंने रडार पे देखा है 100-150 किलोमीटर दूर के यार ये उनका जहाज़ है, लॉक किया, फायर किया और फिर उसको तो मेरे ख्याल से पता नहीं चला होगा कि व्हाट हिट देम। मतलब वो एकदम से धड़ करके मिसाइल आके आपको लगा होगा बिकॉज यू लॉक्ड। टॉप गन में मैंने पहली दफ़ा देखा था बचपन में जब लेट 80s में आई थी। मैं यही बात आपसे जानना चाहता था, ये डॉग फाइट की हम बात कर रहे हैं ना, हम उनकी एयर स्पेस में गए ना वो हमारी एयर स्पेस में है, जरूरत ही नहीं है। कैसे इतनी आसानी है करा? इसका किसी ने बड़ा अच्छा टर्म यूज़ किया था, मेरे याद नहीं आ रहा। टेक्नोलॉजी बेस्ड डॉग फाइट नाउ। तो उसमें तो आपको आने वाले वक्तों में फिर आई थिंक यही होगा, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, अब अगर आप एक दूसरे की एयर स्पेस क्रॉस ना करें तब भी यू कैन बी अ थ्रेट टू द अदर नेशन। इफ़ यू आर, अगर वो कहते हैं ना आप इन मिसाइलों से लेस हैं तो फिर आप आके उनके ऊपर हमलावर हो सकते हैं। अगर आपने ये मिसाइल इंस्टॉल किए हुए जिनकी रेंज 150-200 किलोमीटर है, यू डोंट नीड टू क्रॉस। और F-16 की मौजूदगी कितना इम्पैक्टफुल रही भारतीय अज़ाइम को रोकने में? आई थिंक अब तो वी आर टॉकिंग अबाउट बियॉन्ड F-16। अब जो अमेरिका है F-35, F-22 जैसे एयरक्राफ्ट है, F-22 तो शायद किसी को देते भी नहीं है वो, तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तक पहुंच गए। तो आई थिंक अब ये J-10C वगैरह, क्योंकि हमने जितने भी उनके तैयारे मारे वो J-10C से हमने गिराए। JF-17 इस पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ हुए। JF-17 हमने 9-10 की रात को यूज़ किए फ्रॉम एयर टू ग्राउंड मारने के लिए। लेकिन जो हमने उनके तैयारे जितने भी गिराए वो J-10C जो हमारा चाइनीज़ गिवन एयरक्राफ्ट है उसी से किया। इस सारे एपिसोड में आपके ख्याल में भारत का जो जदीद सिस्टम है, हम उनका मुकाबला करने में कामयाब रहे हैं ऑब्वियसली, और मज़ीद हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है अपने सिस्टम्स को? ऑब्वियसली करते रहेंगे मोशे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमें अब पता है कि हमारे सामने एक ऐसा दुश्मन है जिसकी अब ये एक ख्वाहिश है, और ये तो एक चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है ना कि वो हमारी सरजमीन पे मिसाइल मार सकते हैं। ठीक है, और मोदी साहब की अभी भी यही तकरीर है ना कि अगर दोबारा हुआ तो दोबारा करेंगे, तो हम डिफेंड करेंगे। हम एग्रेसर तो नहीं होंगे लेकिन हम डिफेंड करेंगे। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट कि उनके जो सियासी अज़ाइम है वो दोबारा अटैक कर सकते हैं। हमें अपना डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करना है। जैसे मैंने कहा HQ-9 है हमारे पास, और मैंने जो पता किया था रावलपिंडी वगैरह में, कराची में वो इस्तेमाल भी हुए हैं टू इंटरसेप्ट देयर मिसाइल्स। बट ब्रह्मोस आके लगे हैं हमारे बुलारी जो हैदराबाद का है एयरबेस, वहाँ पे लगे हैं, जैकबाबाद में लगे हैं, पिंडी में लगे हैं, यहाँ पे नूर खान एयरबेस के पास। तो हमें इसमें कोई इसमें शक की बात नहीं। हमें अपनी फैसिलिटीज़ को मज़ीद अपग्रेड करना होगा और ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा कि दे कांट शूट देयर मिसाइल्स ऑन आवर ग्राउंड। ज़बरदस्त। अब वापस आपके सहाफ़ती करियर पे भी आ जाते हैं। मैं चाहूँगा कि उस पर भी हम ज़रूर बात करें। 2006 से आपने करियर का आगाज़ किया और तब से लेके अब तक माशाल्लाह वो कहते हैं ना कामयाबियों की मनाजिल तय करे जा रहे हैं। इस एक हफ़्ते ने, एक हफ़्ता एक तरफ और बाकी सहाफ़ती करियर एक तरफ, क्या इसको आप मानते हैं ये सहाफ़ती करियर के हिसाब से आपके लिए कितना एक, आई एम श्योर 2019 अभिनंदन वाला भी वाक़या जब हुआ था, सारे एपिसोड में आप थे जी, इस एपिसोड का कैसे याद? उस वक्त तो ऑब्वियसली क्योंकि इस तरह की बैटल तो नहीं हो रही थी कि मिसाइल्स ऑन ग्राउंड है। उन्होंने एक सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक की थी, यहाँ पर वो कौवा मारा था, मीर साहब ने दिखाया, हमें मीर साहब ने, हमने जाके उनके एयर बेसिस के बिल्कुल बराबर में मिसाइल दागे, और फिर जब अभिनंदन आया हमारी एयर स्पेस से क्रॉस किया, हमने उनका जहाज़ गिरा दिया। तो वो तो बड़ा शॉट। इस दफ़ा जो है वो वाकई जैसे मैंने कहा एक खौफ भी आ रहा था कि जंग छिड़ गई तो क्या होगा, बिकॉज वी वांट पीस इन द रीजन। एक्साइटमेंट भी थी कि यार हम कवर कर रहे हैं इसको, क्योंकि वाकई मेरे 20 साल करियर में हमने नहीं देखा कि ऐसा कोई और टाइम आया हो। और व्हेन यू आर ऑन जियो, जहाँ पे आपके साथ इतने अच्छे साफ़ी तज्ज़ियाकार हों, तो ऑब्वियसली आपको प्रोग्राम करने में मज़ा आता है। आई वॉज़ वेरी लकी कि आई वॉज़ कनेक्टेड विद सम पीपल जो कि हैंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन, आपको ग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, वो सही भी साबित हुई। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत ही मेरे ख्याल से एक्साइटिंग टाइम था। बट ऑब्वियसली हैविंग सेड दैट, अल्लाह ना करे इस तरह का टाइम दोबारा आए। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए किसी से लड़ने की। हम कारोबार करें, एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ाएं, ताल्लुकात अच्छे रखें, ये हमारा मिशन होना चाहिए। अच्छा, मैं ये इसको सियासी सवाल ना समझा जाए, लेकिन कर लें, सियासी भी कर लें। आपका ओपिनियन कि 2019 में बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने, वज़ीर आज़म थे उस वक्त, कहा कि तो क्या करूं, भारत पे हमला कर दूं, ये हुआ था।
और उसके 5 साल बाद हमने देखा, हमने किया और पूरा जवाब दिया। क्या उस वक्त हम उस तरह केपेबल नहीं थे या इमरान खान साहब डिफेंसिव मोड में थे? अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ ना, ये उस वक्त का शॉट है ही नहीं ये इमरान खान ने कहा था जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था इंडिया ने, और उस वक्त पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि क्या मैं हमला कर दूं वहाँ पर, क्योंकि जब ऑपोजिशन प्रेशर बिल्ड कर रही थी। और 2019 में ऐसा कुछ 2019 में तो क्योंकि उन्होंने जिस दिन अटैक किया था, आई रिमेंबर मैं उस वक्त एयरपोर्ट पे था और ये खबर आई थी कि उन्होंने बालाकोट में अटैक किया है, और फिर आई फ्लू टू दुबई, आई वाज फ्लाइंग टू दुबई एट दैट टाइम। हम वहाँ पहुँचे, अगले दिन पाकिस्तान ने हमला कर दिया, पाकिस्तान जिसमें अभिनंदन का, तो वो तो एक ही दिन था मेरे ख्याल से, उसमें तो कोई पार्लियामेंट की तकरीर भी शायद ना हुई हो इमरान खान की। हाँ, उसके बाद प्रेशर आ रहा था कि ऑपोजिशन जो वो एक यास हाथी साहब ने कहा था, टांगे कांप रही थी, शाह महमूद कुरैशी साहब की वो थी, लेकिन वो जो बयान था ना कि क्या मैं हमला कर दूं, वो जब आर्टिकल 370 खत्म किया था कश्मीर के हवाले से और प्रेशर था, उस वक्त देखा था। इस सवाल को इस तरह देख लेते हैं, क्या उस वक्त हम कर सकते थे? हमने नहीं करना चाहिए, आर्टिकल 370 नहीं करना चाहिए। हाँ, एक है मसला पाकिस्तान की, तो वैसे ऑफिशियल पोजीशन ये थी कि क्योंकि हम मानते ही नहीं है कि वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको यूएन चार्टर के तहत आपने फैसला करना है, लेकिन फिर भी हमारी ये पोजीशन थी कि चले जो उनके भी राइट्स थे एज अ स्टेट, उसको आप यूनियन टेरिटरी में बदल के उनकी ये राइट्स नहीं ले सकते हैं। तो वो हमारी पोजीशन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हमला तो नहीं कर सकते उस बात में। और बीइंग अ हम यही कर जर्नलिस्ट सकते थे, हमने कश्मीर हाईवे का नाम चेंज किया श्रीनगर हाईवे। आप तो 10 साल बाद आए, तो वो सड़क से जाइएगा, उसको वो कश्मीर हाईवे होती थी, हमने उसको नाम चेंज किया, श्रीनगर हाईवे बना के उस पर कब्जा कर लिया हमने। और फिर हमने कहा था 12 बजे 12:30 बजे जुमे को आधा घंटा धूप में खड़े रहेंगे इन सॉलिडेरिटी, और सब रोक वो एक हफ्ता हुआ, उसके बाद वो होना भी खत्म हो गया। एक और कंपैरिजन कि हमने विफाक के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाक अफवाज ने तो उस वक्त भी भरपूर जवाब दिया, इस एपिसोड में भी भरपूर, और हमारा वो जो बीइंग अ पाकिस्तानी है मज़ीद ट्रस्ट डेवलप हुआ और हम मज़ीद फ़ख्र से अब एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। वो एज अ पाकिस्तानी भी बड़ा फ़ख्र फील कर रहे हैं। उस दौर में इमरान खान की हुकूमत ने अच्छे तरीके से वो टैकल सिचुएशन की अभिनंदन वाली एपिसोड में, या इस दफ़ा आपको लगता है ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच? अच्छा, ये क्योंकि एक लंबा अरसा चल रही थी, हमें अंदाज़ा था, वो मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइज़ था कि एकदम से पता चला उन्होंने हमारी एयर स्पेस वायलेट करके पुलवामा के बाद एक मिसाइल यहाँ पे अटैक किया जिसमें एक उन्होंने कौवा मार दिया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो ये कर सकते हैं। उड़ी के बाद उन्होंने कहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, कोई अटैक नहीं हुआ था, हमें पता है, कोई नहीं हुआ था, खाली फिल्म बनाने के लिए उन्होंने वो किया था कि उड़ी हुआ, उड़ी के बाद उन्होंने यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की, तो इट डिड नॉट हैपन। तो वो बड़ा शॉर्ट टर्म था, और यहाँ मेरे ख्याल से रिस्पॉन्स इसलिए बेहतर है क्योंकि वी वर चेक्ड ऑन ऑल फ्रंट, एयरफोर्स ऑल्सो, फिर इसके बाद जो हमारे फतेह 1 फतेह 2 हमने इस्तेमाल किए उनकी एयर बेसिस को हमला करने के लिए। तो आई थिंक ये मेरे ख्याल से उस लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर था। दूसरा मेरे ख्याल से हमारे वुज़रा उन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया कि इंटरनेशनल मीडिया पे यल्दा हकीम जैसे एंकर्स के सामने उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए जाकर, जिनका हमें पता है कि टिल्ट कोई पाकिस्तान की तरफ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन काउंटर पार्ट्स आ ही नहीं रहे थे। तो जो हमारे पास, जैसे मैंने कहा ना, हमारे पास जो स्टोरी थी बताने के लिए, उसमें ज़्यादा सच्चाई भी थी और वो स्टोरी हमने बताई भी। तो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह डर नहीं रहे थे वहाँ जाने के लिए कि यार इंटरव्यू करना है। ख्वाजा आसिफ गए, TRT का एक इंटरव्यू मुझे सावडार साहब का याद है, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारा साहब वो भी गए, वो फेस कर रहे थे सवालात को। इंडिया के जो काउंटर पार्ट थे, चाहे वज़ीर ख़ारजा हो, उनके अमित शाह साहब हो, इंटीरियर मिनिस्टर, वो अपने मीडिया पे भी नहीं जा रहे थे। इंटरनेशनल मीडिया तो दूर की बात, वो वहाँ पे भी नहीं जा रहे थे। मैंने एक अपने वजीर से कहा भी, मैंने कहा जब आपसे ये सवाल करते हैं फॉरेन एंकर्स वगैरह, इनसे कहें जरा इंडियन काउंटर पार्ट्स को भी तो लेना, वो नहीं आएंगे, कहीं नजर नहीं आए, दूर दूर तक नहीं आए, वो अपने मीडिया पे भी नहीं आके जवाब दे रहे थे। और अगर आते भी तो मेरे ख्याल से किसी ऐसी चैनल पे आते जिसपे जहां पाकिस्तान को उन्होंने अपने हिसाब से तबाह कर दिया। अच्छा, हमने क्या किया उल्टा, हमने तो, हमारे पास वुज़रा आ रहे थे, वुज़रा इंटरनेशनल मीडिया में जा रहे थे, हमने ट्विटर भी खोल दिया। अब ट्विटर आपको पता है, मुझे पता है क्यों बंद किया था हमने, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म हो रहा था इस गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो वॉइसेस जो है इतनी ज़्यादा फैले, उन्होंने ट्विटर बंद कर दिया। अब जब उनको पता था कि यार ये जो भी आवाज़ें उठेंगी वो तो हमारे खिलाफ होंगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई गलत कर रहे होते तो खिलाफ होती, लेकिन उनको पता था कि शायद हम इस दफ़ा इंडिया गलती पर है, इंडिया एग्रेसर है, हम दिफाई पोजीशन पर है, उन्होंने ट्विटर भी खोल दिया। तो और ट्विटर वहाँ बंद हो गया। उन्होंने पेजेस भी बंद किए पाकिस्तान के, उन्होंने 8000 दुनिया भर के जो क्रिटिकल वॉइसेस थी, जो ट्विटर अकाउंट्स थे, वो उन्होंने बंद कर दिए। अच्छा, एक्स कहना चाहिए वैसे, अगर मैंने $50 बिलियन में कंपनी खरीद के रीब्रांड किया होता तो एक्स, बड़ा एलन मस्क को दुखता होगा जब हम ट्विटर कहते हैं इसको, बिल्कुल यार $50 बिलियन दिए मैंने इस कंपनी, लेकिन नाम लोग नहीं बोल रहे अभी तक। हाँ, तो अच्छा, इसी के साथ साथ सहाफ़ती करियर की भी जब हम बात करें, इस एपिसोड के साथ साथ और कौन कौन सी यादगार आपकी ट्रांसमिशंस रहीं, या आपको लगता है कि आपने वो वाली चीज़ कवर की थी
तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट था जो याद रहेगा, जो एक हाईलाइट होती है आपके करियर की? मैंने सियाचिन में जाके शो किया है। आई वॉज एम्बेडेड विद द सोल्जर्स फॉर 2 days यस, वो आपकी प्रोमो में भी नजर at height of 18 to 19,000 square feet. At the height of that height. तो 18,000 feet, sorry, not square feet, 18,000 feet. वहाँ पे बड़े challenges होते हैं। वाकई देखने जैसा है कि वहाँ पे इंसान जाके कैसे एक्लिमेटाइज होते हैं, वहाँ पे रहते हैं। वॉज वेरी चैलेंजिंग। तो वो यादगार इसलिए था, आप जितना भी पैसा खर्च करें वो एक्सपीरियंस आप नहीं हासिल कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू आर एन एंकर, यू आर ए जर्नलिस्ट और आपको एक्सेस हो। मतलब मैं पैसे खर्च करके कहूँगा यार मुझे हेली वहाँ उतार दे सियाचिन की 17-18 हज़ार फुट की बुलंदी पे, वो नहीं कर सकते, मुझे नहीं मिल सकता। तो आई थिंक वो बड़ा एक्सपीरियंस था। एक बात जो मैंने पहले नहीं की है वो ये है कि APS का जो शो था ना, बिकॉज APS जिस दिन हुआ और मैं अगले दिन ही गया था वहाँ पर, और मुझे क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो वो दूसरे जर्नलिस्ट को जो उन्होंने एक वहाँ पे दिखाया था कि क्या हुआ है, वो जा चुके थे एंड आई वाज ऑल अलोन इन द स्कूल। वो एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से अल्लाह कभी ना दिखाए दोबारा। इट वाज टू हार्ड टू टेक। मैंने आज तक अपने उस शो की 1 मिनट भी वापस नहीं देखी। मुझे बहुत लोगों ने कॉल किया कि आपने जो दिखाया हम हैरान हो गए कि यार ये था वहाँ पर, लेकिन मेरे में आज तक इतना, आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट दिस, मुझे कभी इतनी करेज नहीं हुई कि मैं उस शो को अपने वापस देखूँ। वो बड़ा खौफनाक मंजर था। मतलब मैं आपको एक छोटी सी 2 मिसालें देता हूँ। मैंने एक जगह स्टेप किया तो एक बच्चे का जो ऑडिटोरियम था जहाँ पे उन्होंने जाके बच्चों को शहीद किया था, मैंने स्टेप किया तो वो एक बच्चे का चश्मा मेरे पैर में आया और वो चश्मे पे खून लगा हुआ था, वो टूटा हुआ चश्मा था। जब आप विजुलाइज़ करते हैं कि यार उस वक्त वहाँ पे क्या हुआ होगा और क्या आफत मची होगी, इट्स हॉरिबल। उसी मेन बिल्डिंग के साथ एक और छोटी बिल्डिंग थी उनकी, दूसरी बिल्डिंग थी APS उसी कंपाउंड में। वहाँ आई थिंक क्लास 3 तक प्राइमरी सेक्शन था उनका। तो मैं एक क्लास में गया, लिखा हुआ था बाय क्लास 2 क्लास 3। वहाँ पे कलर पेंसिल्स, उनके बुक्स, उनके स्टेशनरी वो फैले हुए थे। कुछ छोटी छोटी चेयर्स उलट हुई थी और वो सारा कुछ फैला हुआ था वहाँ पर। आप अगर वहाँ पे कुछ सेकंड भी रुकें तो आपको, और आप सिर्फ विजुलाइज़ करने की कोशिश करें कि वो बच्चे जो क्लास 2-3 में होंगे वो 7, 8, 9 साल के होंगे, और जब वो फायरिंग सुन के, क्योंकि वो जो दहशतगर्द थे वो उस जगह उस बिल्डिंग में आए नहीं, लेकिन जब वो फायरिंग की आवाज़ें आई होगी तो वहाँ जो भगदड़ मची होगी बच्चों के दरमियान, खौफ, टीचर्स ने उनको किस तरीके से मैनेज किया होगा, कहाँ छुपाया होगा, क्या किया होगा, जब आप सोचते हैं इस बारे में तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस जगह पे खड़े होकर वो देखते हैं मनाजिर कि यार ये क्या है, यू विजुलाइज किड्स रनिंग हियर एंड देयर, उनकी चीज़ें फैली हुई हैं, हॉरिफिक। अल्लाह वो दिन वापस ना दिखाए किसी वालिदैन को, इस मुल्क को। और वो आई थिंक मेरे लिए सबसे जो है यादगार इस लिहाज से, इट्स ए बैड मेमोरी बट इट इज़ ए मेमोरी। हम हमारी यानी ऑब्वियसली हम भी उस वक्त उस फील्ड में थे और जिससे भी बात होती है और जो उस दौर में था वो यही बात करता है और कभी भी रिकॉल करते हैं तो वो वाला जो एक इंसिडेंट है वो मेरे ख्याल में एक ऐसा था कि जिसने सबको हिला के रख दिया था। और जिस फैमिली पे, जिन माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, टीचर्स और जो प्रिंसिपल थी उनके, कोई भी इंसान की जब खुदा न खास्ता किसी हादसे में डेथ होती है तो आपको अफसोस होता है। हमने बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह इसके अलावा भी कवर किए हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इतने छोटे बच्चे थे, वो स्कूल का माहौल, बिकॉज वी कैन रिलेट, हमारे भी बच्चे हैं, हम जाते हैं स्कूल वगैरह देखते हैं, और वो ऐसी मेमोरी है वो कभी भी फ्लैशबैक कर सकती है। अभी रिसेंटली मैं व्हेनेवर आई गो टू पिक माय चाइल्ड तो मैं उसकी क्लास तक जाता हूँ और मैं वही छोटी टेबल, छोटी कुर्सियाँ देखता हूँ तो मुझे वो आ जाता है याद कि यार यही हाल होगा, इसी तरह बच्चे खेल रहे होंगे। एंड अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। और शहजाद भाई, आखिर में आपका बहुत शुक्रिया और आपने जो टाइम निकाला, और ये पर्सनल ख्वाहिश भी है और मैं ऑन एयर भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह ऑब्वियसली जो हमारे बहादुर जवान सरहदी महाज पर थे उन्होंने कमाल काम किया, सहाफ़ती महाज में आप और शाहज़ेब भाई उन्होंने ज़बरदस्त काम किया, उसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। और जिस तरह आपने खबरें दी ये हैरान कुन है। लिटरली एज अ सहाफ़ी मुझे आज आपसे इधर बैठ के बात करके इसलिए खुशी हो रही है कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखा, उसके बेंचमार्क बहुत बड़ा कर दिया, तो इसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए वफाक की हुकूमत के लेवल पे भी। और आपने बहुत ज़बरदस्त से नहीं, आई थिंक हमें अपने व्यूअर्स और अपने पढ़ने वालों से, रीडर्स से, उनसे ही अप्रिसिएशन मेरे ख्याल से वो बेस्ट होती है। जैसे आप
खुद आपका भी इतना माशाल्लाह एक तवील कैरियर हो चुका है, आप जैसे लोग तारीफ़ करते हैं, दैट मोटिवेट्स अस। और शाहज़ेब के साथ तो वाकई केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि वी गो अ लॉन्ग वे बैक। यही बताएं। 20 साल आई थिंक 20 साल पहले हमने साथ काम शुरू किया था, और मेरा जो पहला ऑन एयर एक्सपीरियंस था वो उनके साथ ही था, ऑलमोस्ट फर्स्ट किस सेकंड चैनल की एक्सपीरियंस। बात है आप? वो एक स्टॉक मार्केट चैनल कवर करता था, सनबिज था, फिर बिजनेस प्लस था। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी है, अल्लाह ने उसको बड़ी कामयाबी कभी दी है। अकेले बैठ के डिस्कशन हुई यार हम कहाँ से शुरू किया था और जो हाँ, और उस वक्त जो आज गलतियां हमने की, रूलिंग द मीडिया। नहीं उस वक्त जो गलतियां भी हम करते थे, बिकॉज देखिए यहाँ पे कोई ट्रेनिंग तो थी नहीं, तो आप ऑन एयर जाते थे, क्योंकि उस वक्त मीडिया आपका एक इन्फेंसी स्टेज में था, सब सीख रहे थे, ट्रायल एंड एरर होते थे, गलतियां उस वक्त बहुत ज़्यादा होती थी। शायद वो बातें उस वक्त जो हम करते थे आज हम नहीं करते, वी आर मच मोर कैलकुलेटेड। उस वक्त तो हम बहुत सारी, तो हम जब बैठते हैं तो हम करते हैं, बस ये बात हम आपस में ही कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ, किसी तीसरे को तो नहीं बता सकते कि क्या हमने गलतियां की और क्या किया है। बट इट्स बीन अ लॉन्ग वे, और माशाल्लाह वो पाकिस्तान का टॉप जर्नलिस्ट है इस वक्त, बेस्ट एंकर है। और आप दोनों ने ही कमाल कर दिया, और जिस तरह आपने बाखबर रखा पूरी आवाम को। मैं उस दिन देख रहा था कि उमूमन रात 3 बजे हाँ कोई व्यूवरशिप उस तरह यूट्यूब पर नहीं होती, 2000 बंदा देख रहा होगा, 1000। उस दिन मैंने जब ये नूर खान एयरबेस के बाद वाला एपिसोड और आप दोनों ऑन एयर थे, 2.5 लाख बंदा उस वक्त देख रहा था। तो मुझे अंदाजा हुआ कि इस वक्त पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान। मैं आपको एक बात बताऊँ, उस वक्त ये बात रह गई, मुझे उस वक्त भी फ़ोन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि यार जहाज़ पे जहाज़ गिराए जा रहे हो। सुबह मैं फिर 5-6 बजे सोए, 9 बजे फिर उठ गए, 2-3 घंटे आराम करके, क्योंकि पता नहीं था क्या सूरत हाल होगी। मेरे अच्छे जानने वाले दोस्त मुझे फ़ोन करके ना मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वो कहते यार रात भर जहाज़ पे जहाज़ गिराए, जहाज़ पे जहाज़ गिराए, कहाँ है जहाज़, कोई नहीं गिरा, मतलब इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया की स्टोरीज़ आई, इंडियन मीडिया का रिएक्शन जिस तरह का था, हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट इस बात की कंफर्मेशन सरकारी सतह पर आ गई, तो फिर वो उन्होंने कहना शुरू किया कि यार आपने सही खबर दी थी। लेकिन उस वक्त मुझे भी सुबह जब ये उठ के लोग कह रहे थे, जब मैं उठा 9 बजे कि यार क्या जहाज़ पे जहाज़ गिरा रहे थे, तो मैंने कहा यार लगता है कि अल्लाह ने इज्जत रखनी होगी तो सही हो जाएगी खबर। एंड आई कैन इमेजिन कि वो जब सोर्स ने आपको खबर दी होगी जी। और आपकी जियो को खबर देने तक का मैं तो बताऊँ, एक 5वें fear भी 6ठे होगा। जहाज़ पे तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा बस करें यार, हर आधे घंटे बाद मुझे बता रहे हैं एक जहाज़ गिरा दिया है। वाह, जबरदस्त। शहजाद भाई बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप इस्लामाबाद आए, जरूर जरूर आते रहेंगे और आपसे आते रहेंगे। मुलाकातें रहेंगी। और जिस तरह हमारे नाजरीन भी, जियो पॉडकास्ट के जो व्यूवर्स हैं, उन्होंने भी इस पूरी एपिसोड को हमने कोशिश की कि इस 1-1.25 घंटे में आपको समझा सकें कि इस पूरे प्रोसेस में किसने क्या क्या रोल प्ले किया। और जर्नलिस्ट की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, जर्नलिस्ट के जो सोर्सेज होते हैं और जो वो आप तक पहुंचाते हैं खबरें, और उसमें क्रेडिबिलिटी जर्नलिस्ट की कितनी बढ़ जाती है। लेकिन अगर वही बाउंस बैक हो जाए तो काफ़ी मामलात ख़राब भी हो सकते हैं जर्नलिस्ट के लिए। लेकिन माशाल्लाह शहजाद भाई, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी। थैंक यू। और जियो पॉडकास्ट की ऑपरेशन बुनियाद मरसूस स्पेशल एपिसोड देखने का शुक्रिया। अगले एपिसोड में एक और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।